शेख रेहान, क्या हाल है? कैसे हो आप? शुक्रिया जी डैशिंग मैं लो। जी मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई। जी सब्सटेंशियल शराब कैसे हैं? जी, जी, ठीक-ठाक। आप बताएँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, चले करें बात, क्वेश्चन जी, करें। जी, आपने हाँ हाँ, फालतू मैं की क्वेश्चन डीपी हाँ लगाई मैं हुई कुछ है। जी मैं कुछ एवोल्यूशन के ऊपर से हवाले से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जी, अ, 3-4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर थोड़ी डीप गुफ्तगू करें। पहला क्वेश्चन है मेरा कि ये अभी क्रिएशनिस्ट के अंदर टिपिकल एक नया आर्ग्यूमेंट बहुत फेमस हुआ है। उस आर्ग्यूमेंट का नाम है सो कॉल्ड वेटिंग टाइम प्रॉब्लम। आपको पता होगा। जी, जी, ये कोई नई बातें नहीं है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी हाँ। तो मुझे तो शायद से लग रहा है कि ये किसी तरीके की फैलेसी है या तो फिर किसी तरीके का रॉन्ग असर्शन है। तो मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर डीप एक्सप्लेनेशन दे कि ये वेटिंग टाइम प्रॉब्लम का आर्ग्यूमेंट असल में है क्या और इसके अंदर क्या फैलेसीज है। चलें, कर लेते हैं बात। वैसे पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी नहीं इस पे। नहीं, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछली स्ट्रीम में। हाँ पिछली जी जी, स्ट्रीम हाँ में हाँ जो हाँ। हमने जो डिस्कशंस की थी, उसके डांडे जाके जुड़ते हैं, वेटिंग टाइम प्रॉब्लम को जो कॉइन किया गया है। तो अगर तो अ, बहुत डीप डिस्कशन करनी है गालिब, तो डू वी हैव टाइम? क्या हम 15-20 मिनट लगा सकते हैं इसके ऊपर? सर ठीक है, लगा लें सर। चलें, लगाते हैं फिर। अच्छा जी, तो ऐसा है कि जो वेटिंग टाइम प्रॉब्लम का जो सबसे अ, जो पेपर है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि वो जो पेपर एक 2015 का साइट होता है वेटिंग टाइम प्रॉब्लम का, अगर वो हम सिर्फ़ निकाल के उसका टाइटल वो कहाँ छपा था, ज़रा उसको भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया, पबमेड पे और पड़ा हम हुआ है। इसमें ये देख लेंगे कि ये हम्म। पब्लिश कहाँ हुआ है और हम्म। उस जर्नल की क्या स्टैंडिंग है। ये सर, ये आ गया, पबमेड के ऊपर आ गया। और जो मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ, शेख खयान, आप बहुत एन्जॉय करने वाले हैं अगले 2-3 मिनट में। जस्ट जस्ट बेयर विद मी। अच्छा जी, ये आपने स्क्रीन शेयर कर ली? कर दी मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। अच्छा, उसके बाद बताएँ कौन से जर्नल में छपा हुआ है ये? पीएमआईडी में। नहीं, नहीं, जो जर्नल का नाम है, वो थियोरेटिकल बायोलॉजी एंड कहाँ लिखा हुआ है? मैथमेटिकल मॉडलिंग है ना? थियोरेटिकल बायोलॉजी एंड, हाँ, थि बायोलॉजिकल अच्छा, मेडिकल मॉडल। अच्छा, थियोरेटिकल हाँ। बायोलॉजी एंड मेडिकल मॉडलिंग। अच्छा, हाँ। ज़रा मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ कि जो इसका जो पब्लिशर है, उसकी वेबसाइट पे ज़रा इसको भी ज़रा चेक, इस लिंक को जाके ज़रा खोलें, जो मैंने प्राइवेट चैट पे भेजा है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने खोल दिया बस। याद रखें इस जी जर्नल वैसे का नाम। क्वेश्चन है मेरा। मैं अभी इस जी सर। बीच में घुसूँगा, लेकिन ज़रा एक ज़रा सामने बात आ लेने दें। अच्छा, हाँ जी, ऊपर ज स्क्रॉल स्क्रॉल अप करें तो पढ़ें थियोरेटिकल बायोलॉजी एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग के जर्नल की फेट क्या है? ये यार, ये तो वाकई बहुत बड़ा मजाक है। ये तो 31 दिसंबर 2021 को बंद हो गया हुआ है। इसको बंद हो गया हुआ है जर्नल। थियोरेटिकल बायोलॉजी एंड मेडिकल मॉडलिंग विल सीज टू बी पब्लिश्ड बाय बायोमेड सेंट्रल एज़ ऑफ दिसंबर 2021। अच्छा, खैर, ऑन अ साइड नोट, ये मैं सिर्फ सामने रखना चाह रहा था कि क्या कहते हैं, रिकॉर्ड के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम बाय अथॉरिटी नहीं जाते। हम जो बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, वो चाहे पब्लिश ना भी हुई होती, ठीक है? तो हम फिर भी क्या कहते हैं उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि इस जर्नल की जिसमें ये पेपर छपा हुआ है, यानी यानी खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे जो इसके साथ बाकी के जो पेपर जनरल को छपे ले होंगे। डूबा। यानी जो बाकी भी पेपर छपे हैं, आप ये देखें कब जर्नल कब बंद होता है, कब बंद होता है। 2-3 वजूहात की बुनियाद पर बंद होता है। किसी एक गलत पेपर के गो थ्रू होने की वजह से नहीं होता, वो तो फिर रिट्रैक्ट किया जा सकता है। जब कंसिस्टेंटली बार लो होगी, तो वो जो पब्लिशर है उसको एतराज़ात आएँगे, नंबर 1, नंबर 2 ये कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा साइंटिफिक कम्युनिटी का कि हम उसमें पब्लिश करें, तो उसमें कोई सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि जब उसके साथ ये एसोसिएट हो जाए, तो उसका नाम एक किस्म का टार्निश हो जाए,
तो फिर सीरियस जो हैं साइंटिस्ट वो उसमें सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है? इन एनी केस ओके, सो शेख यान, अब मैं इस पेपर को डीप डाइव जैसे आपने कहा हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे पहले आपका कुछ सवाल तो नहीं है? जी, एक्चुअली एक सवाल था मेरा। हुँ, हुँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये वही पेपर है जो कि गालिब की डिबेट में जो सामने हज़रात आए थे, उन्होंने साइट किया था? जी, जी। जी, और दूसरे जी। 2 क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूँ अगर मैं मुकम्मल कर लूँ तो? हुँ, हुँ। जी, एक क्वेश्चन दूसरा वाला ये क्वेश्चन है कि एक और क्रिएशनिस्ट का आर्गुमेंट है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो होमो हैबिलिस के अंदर जो एब्रप्ट चेंज आई, इसके लिए टाइम ज़रा भी बैठता नहीं है पूरी तरीके से, और इतना मतलब तकरीबन 150 सीसी का ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस के अंदर। तो इसका जवाब क्या होगा? और तीसरा सवाल है कि डीएनए टेस्ट होने के लिए रैंडम म्यूटेशन का एक्ज़िस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है? अच्छा, देखिए बात सुने, जो ब्रेन के वॉल्यूम बढ़ने की बात है ना, वो बड़ा आसान जवाब मैं पहले दे देता हूँ, ठीक है? देखिए, आप इस पर ज़रा सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ब्रेन का वॉल्यूम या समझें कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैसे बढ़ते हैं। हैविंग सेड दैट वी नो इट्स नॉट जस्ट द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्शंस बिटवीन द न्यूरॉन्स, ऐसा नहीं है। मगर वो जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं न्यूरॉन्स की साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, देयर आर पर्टिकुलर जीन्स जो कि इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कितनी साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन होनी है। उनके अंदर जब तब्दीली आती है तो वो जो रिपेटिटिव डिवीजन है न्यूरॉन्स की वो बढ़ जाती है। यानी बुनियादी तौर पर किसी एक वॉल्यूम से किसी दूसरे वॉल्यूम तक चेंज के लिए कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं चाहिए। चंद जीनों में विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन, कितनी दफा डिवाइड होना है उन्होंने, उस पे डिपेंडेंट है। वो बहुत ज़्यादा जगहों पर चेंजेस नहीं दरकार। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था, उनको ये नहीं पता कि जो आपको रिक्वायर्ड चेंजेस हैं और कुछ इसमें एपिजेनेटिक चेंजेस भी मौजूद हैं, चाहिए होती हैं। तो वो क्या है? वो को आपको बहुत ज़्यादा कोई जीनोम को फंडामेंटली रीऑर्गनाइज़ नहीं होना, नंबर 1। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये जो पेपर था ये जो वेटिंग टाइम प्रॉब्लम वाला, इसके अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने किया क्या? ठीक है? उन्होंने बेसिकली जो जर्नली थ्योरेटिकल मॉडलिंग का है, ठीक है? उन्होंने एक एल्गोरिदम जो है वो रन किया, यानी एक समझिए कि एक पीस ऑफ कोड लिखा कि जिसमें वो म्यूटेशंस करते हैं और सिलेक्शन को मॉडल किया और फिर रिप्रोडक्शन को मॉडल किया। और ये उस तरीके का काम है जो कि मैं कोई वो डिमीन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ द लर्निंग है कि अगर कोई एवोल्यूशनरी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कोई फर्स्ट कोर्स ले रहा है तो उसका पहला दूसरा होमवर्क जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है ना, वो इस तरह का होता है। ठीक है, मैं पहले एक बात साइड पे कर दूं। अच्छा जी, अब वो ये है कि जी वो उन्होंने ये दिखाना उससे मकसूद था कि दो जो स्पीशीज हैं, खास तौर पे ह्यूमंस के केस में, उनके दरमियान डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइक अ रैंडम सीक्वेंस, उस सीक्वेंस तक पहुंचने के लिए किसी एक भी म्यूटेशन तक पहुंचने के लिए, खास तौर पे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस तक पहुंचने के लिए इतना टाइम लग जाएगा कि वो अनरियलिस्टिक है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो ये है कि अब इसमें जो चीज़ इस मॉडल के अंदर जो चीज़ मिसिंग है, वो हमें आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, चूँकि आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसमें जो आपने जिस तरीके से म्यूटेशन को मॉडल किया है, जो म्यूटेशन का रेट इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आपने ये मॉडल किया है कि मेट चॉइस कैसे होगी, आपस में मेटिंग कैसे होगी इंडिविजुअल्स के दरमियान, उसके बाद सिलेक्शन किस बेसिस पर होगी, ठीक है? एवरेज लेंथ क्या है रिप्रोडक्टिव पीरियड का। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर ये सिमुलेशंस जो हैं बड़ी स्टैंडर्डाइज होती हैं समझने के लिए। लेकिन
आप ये समझें कि इनके रिजल्ट्स को रीज़नेबल या थोड़ा-सा भी सेंसिबल समझने के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये तमाम चॉइसेस जो उन्होंने अपने मॉडल में कोड किए हैं, एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है? तो वो सही है कि नहीं? हमें उनको असेस करना पड़ेगा ना। इसके बरक्स जब आपके पास एक एम्पिरिकल एविडेंस आता है, लास्ट लास्ट स्ट्रीम में, पिछले सैटरडे की स्ट्रीम में, हमने आपको ये दिखाया था कि एक्चुअली जब आपकी उस MUT1 जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, जो कि एक्चुअली ऑब्जर्व होती है, तो एक्चुअली जो रेट ऑफ म्यूटेशन है वो कितना बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपकी जो बेनिफिशियल म्यूटेशंस की प्रोपोर्शन है, वो हार्मफुल म्यूटेशंस की बनिस्बत किस हद तक बढ़ जाती है, ये पिछली स्ट्रीम में पिछले सैटरडे को हमने दिखाया था एक पेपर में। अच्छा, ये कोई थ्योरेटिकल मॉडलिंग नहीं है, ये किसी कंप्यूटर सिमुलेशन का नतीजा नहीं है, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द लैब, ठीक है? तो इन एनी केस व्हेन यू गेट कॉन्ट्ररी रिजल्ट्स, जो कि लैब में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर जो कॉन्ट्ररी रिजल्ट्स जब आपके पास आएंगे, तो आपको रिविजिट करना पड़ेगा ना कि यार क्या कहते हैं कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग हुई है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई। हैविंग सेड दैट, सिर्फ किसी उस पेपर की वजह से मैं ये नहीं कह रहा, जब ये 2015 में भी पेपर आया था वेटिंग टाइम प्रॉब्लम का, उस वक्त भी जब लोगों तक ये बात पहुंची थी, किसी ने भी इसकी मॉडलिंग को सीरियस नहीं लिया था। अब मैं इसके फ्लॉज बता देता हूँ कि क्या फ्लॉज हैं। पहली बात यह है कि सबसे पहले उन्होंने सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन को कंसिडर किया, ठीक है? ना उन्होंने जीन डुप्लीकेशन को कंसिडर किया है, ना उन्होंने जीन डिलीशन को वो डिलीशन को कंसिडर किया है, ना इंसर्शन को कंसिडर किया है, ना उन्होंने जंपिंग जीन्स को कंसिडर किया है व्हिच आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, ना उन्होंने अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को कंसिडर किया है, ना उन्होंने जीन डुप्लीकेशन और जो कॉपी जीन नंबर और सूडो जीन्स वाली मामला है उसको कंसिडर किया है। तो इतनी ज्यादा, और ना उन्होंने फ्रेम शिफ्ट को कंसिडर किया, इतनी ज्यादा सोर्सेज ऑफ म्यूटेशंस या वेरिएशंस हैं, उन्होंने उनमें से सिर्फ एक सोर्स ऑफ वेरिएशन को क्या कहते हैं कंसिडर किया है इस मॉडलिंग में। या पेपर जाके पढ़ लें, ठीक है? उन्होंने सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन को कंसिडर किया। भाई क्यों? अगर आप समझते हैं कि आपका मॉडल रियलिटी के करीब होना चाहिए, तो उसमें बाकी सारी जो रैपिड वेरिएशंस की सोर्सेज हैं, उनको आप शामिल करेंगे तो तभी आपके मॉडल को सही मानेंगे ना। वो कहते हैं जी अच्छा जी, फिर मॉडल बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ओ भाई, तो फिर मॉडलिंग की लिमिटेशन है ना। अगर आप मॉडल को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स डिपार्चर फ्रॉम रियलिटी, सो देयरफॉर द कंक्लूजंस दैट यू आर ड्राइंग फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ दैट मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, वो तो साउंड है नहीं है, ठीक है जी, पहली बात। तो जो म्यूटेशन की सोर्सेज को उन्होंने अगर 10 किस्म की सोर्सेज है, उन्होंने सिर्फ एक सोर्स को लिया, ठीक है? तो जाहिर बात है कि वो अंडर एस्टिमेट कर रही हैं सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को, एंड देयरफॉर ओवर एस्टिमेट कर रही हैं टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज को, क्योंकि वो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसी वजह से वो टाइम को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये तो एक सिंपल बात किसी को भी समझाई जा सकती है। अच्छा, नंबर 2, मैंने बात की कि उन्होंने इस्तेमाल की, इस पेपर में अगर आप जाके देखेंगे, रैंडम मेट चूजिंग, के जी एवरीबडी इज randomly choosing the corresponding mate। ऐसा नहीं होता बाय दिस टाइम। यानी जब ये तो वहां से शुरू हो रहे हैं ना, जब चिंपैंजीज जो हैं वो डेवलप हो चुके हुए हैं, वहां से कहानी स्टार्ट हो, वहां से म्यूटेशन लेना चाह रहे हैं। चिंपैंजीज को छोड़ें, प्रिमिटिव प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स में बहुत पहले सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो इवॉल्व कर चुकी हुई थी। सो मेटिंग इज नॉट रैंडम, मेटिंग रैंडम नहीं होती। और याद रहे कि सेक्सुअल सिलेक्शन इज एन एवोल्यूशनरी वे टू स्पीड अप द एवोल्यूशन। बात बड़ी सादा सी है और बात बड़ी पुरानी है, क्योंकि सेक्सुअल सिलेक्शन की बात तो डार्विन करके गया था। उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में नहीं बात की थी, लेकिन जो उसकी सब्सिक्वेंट किताब है डिसेंट ऑफ मैन, अगर किसी ने पढ़ी हो, उसमें सेक्सुअल सिलेक्शन पे उसने बहुत टाइम लगाया है। और सेक्सुअल सिलेक्शन से मुराद ये है कि हम तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं, गालिब भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आप जो वो प्रेफरेंस है ऑफ इंडिविजुअल्स टू हैव हायर प्रेफरेंस कि वो अपनी मेट चॉइस ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ करें जिनके अंदर मार्कर्स ऑफ जेनेटिक फिटनेस है, ठीक है? तो उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं जिनमें मार्कर्स ऑफ जेनेटिक फिटनेस है।
याद रहे कि ये अपने अंदर एवोल्यूशन को स्पीड अप करने का एक तरीका है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स रैंडमली मेट कर रहे हैं, मार्कर्स ऑफ जेनेटिक फिटनेस को नहीं क्या कहते हैं देख रहे, तो देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि दे विल मेट विद इंडिविजुअल्स जिनकी जेनेटिक फिटनेस इतनी नहीं है, तो बहुत सारे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो कि अभी भी होते होंगे, लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन इज एन एवोल्यूशन वे टू अवॉइड दोज फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने सेक्सुअल सिलेक्शन को तो रखा ही नहीं, इस पेपर के अंदर उन्होंने रैंडम मेट चॉइस रखी है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात ये है कि उन्होंने इस पेपर के अंदर अगर आप इनके मॉडल को जाके देखेंगे, वो ये है कि उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि अगर कोई बेनिफिशियल म्यूटेशन अराइज करती है, तो वो उसको वेट करेंगे कि वो फिक्स हो जाए। फिक्स होने का मतलब ये होता है कि वो पॉपुलेशन में होमोजीनियसली फैल जाए, इसका मतलब होता है फिक्सेशन। कोई एलील या कोई ट्रेट जो है, वो अगर पॉपुलेशन के तमाम मेंबरों में फैल जाए मुकम्मल तौर पर, उसको फिक्सेशन कहते हैं। तो उन्होंने वो 99 से 100% तक की कंडीशन रखी कि फिक्सेशन हो जाए, तो फिर हम उसके बाद ये इस्टेब्लिश करेंगे कि अच्छा जी उसकी कोई सर्वाइवल एडवांटेज आगे आने वाली नस्लों में है कि नहीं। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं, जो बहुत सारी एलील्स जो हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज वो फुल्ली 100% तक नहीं पहुंचती, बल्कि एक कुछ इक्विलिब्रियम की क्या कहते हैं कंडीशन आती है। यानी ऐसा हो सकता है कि पॉपुलेशन के अंदर वो उस लेवल तक पहुंचे कि 70% तक तो पहुंचने में उनको एडवांटेज है, ऑल्दो वो एडवांटेज, मगर वो 70% तक जब पहुंचेंगी तो उसके उससे आगे बढ़ने के लिए डिसएडवांटेज है। और यानी पॉपुलेशन में 30% अल्टरनेटिव एलील भी होने चाहिए। मैं बहुत सिंप्लीफाइड केस बता रहा हूँ, अगर दो किस्म की एलील्स हैं, तो इस वजह से, क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स तो एक जैसे नहीं होते, डाइवर्सिटी की भी जरूरत होती है। तो आम तौर पर एवोल्यूशन में इसको ये चीजें स्टडी होती हैं एवोल्यूशनरी गेम थ्योरी के अंदर, जहां एलील्स फिक्स नहीं होती पॉपुलेशन में, बल्कि वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आती हैं, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट 50-50 भी हो सकता है, वो 60-40 भी हो सकता है, वो 70-30 भी हो सकता है। सो देयरफॉर ये जो रिक्वायरमेंट है इनकी इस मॉडलिंग में कि हाँ 99 से 100% तक इसको फिक्सेशन तक पहुंचना है, फिर हम आगे बात करेंगे, ये बात वैसे ही गलत है। दूसरी बात, ये जो जिस रेट पे एलील्स फिक्स होती हैं, इसका कर्व अगर किसी ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ी, आई एम गेटिंग टेक्निकल बट लाइक ऑफ कोर्स इससे मेरे ख्याल से समझने में आसानी होगी। आप इमेजिन करें कि जो जो टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए फिक्सेशन के लिए, अगर मेरे पास एक्स एक्सिस पे फर्ज करें 0 से 100% तक की एक टाइमलाइन है, 0 से 100 यानी 0 से 100% तक की फिक्सेशन रेट है, तो ये कोई लीनियर नहीं होता कि अगर 100% तक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगना, तो इसका मतलब 50% जो है ना वो एक्स बटा 2 होगा, ऐसा नहीं होता। यानी शुरू में बड़ी तेजी से तब्दीली आती है और 100% तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप मॉडलिंग को क्या कहते हैं डिटेल से करेंगे, कि जी 90% तक तो पहुंच गया हो, मगर 90 से 100 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा हो। खैर ये एक मॉडलिंग सिंपल सा एक मॉडलिंग एरर है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उन्होंने एक तो ये बात रखी कि उन्होंने म्यूटेशन, जो सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, ना सिर्फ ये कि उन्होंने सोर्स ऑफ वेरिएशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन तक रखा, उस सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन की पॉइंट म्यूटेशन का भी जो रेट है ना, वो उन्होंने फिक्स्ड रखा। ठीक है, वो रेट तो एक जैसा नहीं रहता और ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। यानी जब आप की एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, और होता क्या है, जब एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ता है उसकी वजह से आपकी जो डीएनए मेथिलेशन में तब्दीलियां आने लगती हैं, और जब डीएनए मेथिलेशन के अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं, तो आपकी बहुत सारी जीन्स के एक्सप्रेशन में वेरिएशन आने लगती है।
उन जीन में वो वाली जीन्स भी हैं जो कि डीएनए रिपेयर एंजाइम्स बनाती हैं। हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम चेक की थी MUT-Y की, जो कि MUT-Y एंजाइम के लिए आपके कई डीएनए रिपेयर एंजाइम्स हैं। उनमें जब तब्दीलियां आने लगती हैं तो डीएनए एंजाइम्स, रिपेयर एंजाइम्स अच्छे तरीके से डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाते। हम कितनी दफा कहते हैं कि ये जो आपको तकरीबन 1 इन बिलियन नजर आता है म्यूटेशन रेट, वो तब है जब डीएनए रिपेयर एंजाइम्स बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जब डीएनए रिपेयर एंजाइम्स ठीक तरीके से काम नहीं करते तो ये आपकी 1 इन 10,000 तक भी हो जाती है, जो कि बहुत हाई म्यूटेशन रेट है। इन्होंने उस म्यूटेशन रेट को कंसिडर ही नहीं किया। ये एक ऐसी चीज है जो कि इसी की बेसिस पर वैसे उसूली तौर पर ये पेपर रिजेक्ट हो जाना चाहिए था कि हाउ कम कि उन्होंने एक स्टैटिक म्यूटेशन रेट लिया है, क्योंकि हम कोई 1920 की तो बात नहीं कर रहे हैं। ये पेपर 2015 का है और 2015 में तो हर किसी को पता था कि भाई म्यूटेशन रेट कांस्टेंट नहीं रहता और ड्रास्टिकली चेंज करता है, इंक्रीज कर जाता है। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं एरर है। फिर उसके बाद उन्होंने रिकॉम्बिनेशन को भी अच्छे तरीके से मॉडल नहीं किया, सही तरीके से मॉडल ही नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि रिकॉम्बिनेशन भी एक सोर्स ऑफ वेरिएशन है जिससे रैंडमली असॉर्ट होना है। तो इतनी इसके अंदर गलतियां हैं। फिर एक और मुझे याद आ रही है बात, वो ये है कि जहां जो जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम एक रैंडमली स्टार्टिंग सीक्वेंस से शुरू कर रहे हैं और वहां से करंट सीक्वेंस के ऊपर आ रहे हैं। तो आपको तो चिंपैंजी के सीक्वेंस से स्टार्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आप तो दो कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि आप तो इस वक्त इस स्टेप के ऊपर ज्यादा आप फिक्सेटेड है कि चिंपैंजीज या जो हमारा कॉमन एंसेस्टर चिंपैंजी और ह्यूमन का जो कॉमन एंसेस्टर है उसके जीनोम को लेकर कितना टाइम चाहिए। क्यों आपने ह्यूमन पॉपुलेशन का इफेक्टिव साइज लिया ना 10,000, इसका मतलब है कि आप इस वक्त की एवोल्यूशन को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, वो बात ठीक है कि आप उसको 10,000 तक रखना चाहते हैं, उस पर भी थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, लेकिन उसको मैं वो उसको रखें आप 10,000 तक। हालांकि उसमें भी मामला ये होता है कि जब रैंडम मेड चॉइस आती है ना, रैंडम मेड चॉइस आती है जो कि उन्होंने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दी, तो इसके सब ग्रुप्स बनते हैं। और जब सब ग्रुप्स बन, क्योंकि लोग सर्टेन ग्रुप्स के अंदर मेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी प्रेफरेंसेस, एज अ कॉन्सिक्वेंस वो जब सब ग्रुप्स बनने लगते हैं ना, वो डायरेक्टेड मेट चॉइस सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से, उनमें से हर ग्रुप की 10,000 की पॉपुलेशन को कंसिडर करना चाहिए टू एक्चुअली सिमुलेट द मॉडल, रादर देन कि सिर्फ एक ही 10,000 की पॉपुलेशन रखें, क्योंकि लोग फिर आपस में कॉपुलेट नहीं करते सेक्सुअल सिलेक्शन की वजह से। उससे सब ग्रुप्स, ये भी एक सटल पॉइंट है समझने का, क्योंकि विद इन सब ग्रुप्स वो मेटिंग करते हैं। इन एनी केस वो लास्ट पॉइंट बिफोर आई कंक्लूड, वो फर्ज करें कि जी वो कहते हैं जी हम एक रैंडम सीक्वेंस से स्टार्ट होके करंट टारगेट तक पहुंचने के लिए, जिसमें सिलेक्शन भी उन्होंने नहीं क्या कहते हैं लगाई साथ, तो उस पर जाहिरी बात है कि फिर तो करोड़ों साल लगेंगे ना। मतलब जाहिरी बात है कि आप एक रैंडम सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट तक पहुंचना चाहते हैं। आपको तो जब आप पॉपुलेशन साइज, ह्यूमन इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज फिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप ये समझ रहे हैं कि जी हाँ चिंपैंजी तक बात पहुंची हुई है। उस सीक्वेंस से आपको शुरू होके आगे कितना पहुंचना है। खैर, बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं, अब इनको पॉइंट बाय पॉइंट डिकंस्ट्रक्ट क्या कहते हैं करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही टाइम चाहिए। अगला सवाल ये होना चाहिए कि अब किसी साइंटिफिक कम्युनिटी में से किसी ने इसका रिबटल क्यों नहीं लिखा। ठीक है, वो ये है भाई, ये कोई देखें पेपर तब सबमिट होता है, पेपर फॉर द सेक ऑफ पेपर्स, जो सीरियस साइंटिस्ट होता है वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करता अनलेस कि वो किसी नॉवेल्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो। अगर इसको रिबट भी करेंगे, उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं है, और किसी अच्छे जर्नल के अंदर वो पेपर जो है वो आपसे पूछेगा आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज न्यू दैट यू आर टेलिंग अस। तो वो नया तो कुछ नहीं, वो पता है ये बात गलत है। तो तो ये भी एक मसला है। ठीक है जी। खैर, इन एनी केस आई थिंक कि जो एजुकेटर्स हैं उनको इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए रादर देन जो प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट हैं, क्योंकि भाई उसमें तो आपकी लैब के रिसोर्सेस ज़ाया हो रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कोई नई चीज़ नहीं दुनिया को बता रहे। इन एनी केस वो जर्नली बंद हो गया एवोल्यूशन की तरफ से।
समझ रहे हैं? होता है ना, हम एक्सप्रेशन कहते हैं कि जी अल्लाह की तरफ से ही हो गया। मैं कह रहा हूँ एवोल्यूशन की तरफ से वो जर्नली बंद हो गया तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो चले बड़ा टाइम लग गया। चलें ठीक है शेख यान, फिर हमने एंड की तरफ जाना है अब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।